हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्यूबरक्लोसिस। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज इन्फेक्शियस डिसीज दैट प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स पैरेन्काइमा is most often caused by Mycobacterium tuberculosis. It may spread to any part of the body, including meninges, kidney, bones, lymph nodes, etc. मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस जो है यह एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और यह हमारे प्राइमरली लंग्स पैरेन्काइमा को अफेक्ट करता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इट में स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और यह हमारे बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है, इंक्लूडिंग meninges, ब्रेन, किडनी, बोन्स, वीआईटी, lymph nodes, etc. और फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस वॉज इंट्रोड्यूस बाई रॉबर्ट कोच, सो कॉल्ड कोच डिसीज, और ट्यूबरक्लोसिस को कोच डिसीज भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स। इट इज़ टू टाइप्स, पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। आमतौर पे दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो पल्मोनरी टीबी का केसेस सबसे ज़्यादा मिलता है। 90% केसेस सीन विथ पल्मोनरी टीबी एंड इन दिस अफेक्ट ओनली लंग्स पैरेन्काइमा। और पल्मोनरी टीबी में क्या होता है कि इसमें ओनली लंग्स पैरेन्काइमा ही अफेक्ट होता है। और सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इट अकर से 8 to 10% ऑफ टोटल टीबी, मतलब कि यह 8 से 10%, 100% में 8 से 10% ही होता है। तो यह बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और यह डेंजर भी होता है। इट अकर आउटसाइड ऑफ लंग्स, मतलब कि यह जो होता है वह हमारे लंग्स के आउटसाइड होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ तो रेस्पिरेटरी टीबी, ट्रैकिया में हुआ तो ट्रैकिया टीबी हो गया, फैरेंक्स लैरेंक्स टीबी, वीआईटी टीबी, जेनाइटल टीबी, रीनल टीबी, रिप्रोडक्टिव टीबी, वर्टिब्रल टीबी, बोन लाइक फीमर बोन में हुआ तो फीमर टीबी, पैल्विक में हुआ तो पैल्विक टीबी। तो अब हम देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग। सबसे पहले जो आमतौर पे जो होता है वो स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा धूम्रपान का सेवन करने के कारण होता है। एंड सेकेंड वन इज माल न्यूट्रिशन। वैसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल नॉरिश हो, उस व्यक्ति को ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। एंड थर्ड वन इज पैसिव स्मोकिंग। HIV एंड एड्स में भी देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में अगर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो उन्हें भी हमें देखने को मिल सकता है। एडवांस एज, पोवर्टी, स्लम्स एरिया पीपल, वैसे व्यक्ति जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, अनहाइजेनिक वाटर्स का यूज करते हैं, अनहाइजेनिक वेंटिलेशन है, अनहाइजेनिक मेंटेन नहीं, मतलब हाइजेनिक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन लंग्स ऑफ एल्वोलाई, मतलब कि किसी भी कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है हमारे लंग्स के थ्रू एल्वोलाई में, तो बैक्टीरिया लोज इन एरोबिक एरिया ऑफ एल्वोलाई। ये जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, वह एक एसिड फास्ट वैसिलाई होता है। मतलब कि यह बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जीवित रहता है। तो जैसे ही वह एल्वोलाई में जाकर के इंटर करता है, वहाँ पे जाकर के आराम करता है, तब न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेसेस स्टार्ट टू किल दिस बैक्टीरिया। वहाँ पे फिर मैक्रोफेसेस और न्यूट्रोफिल्स का एंट्री होता है और वह डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। ड्यूरिंग न्यूट्रोफिल्स बिकम swallow एंड इन्फ्लाम द सेल एंड रिलीज एलास्टिन एंजाइम विच डिस्ट्रक्ट द एल्वोलाई। मतलब कि जब
किल कर देते हैं बैक्टीरिया के, तब न्यूट्रोफिल जो होता है वो सेलो हो जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, जिसके कारण उससे रिलीज होने लगता है एलास्टिन एंजाइम विच डिस्ट्रक्ट द एल्वोलाई। और जो एलास्टिन एंजाइम होता है वो एल्वोलाई को डिस्ट्रक्ट करता है, उसे तोड़ने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिसके कारण result in cheesy necrosis and Rasmussen's aneurysm and hemoptysis। Rasmussen's aneurysm क्या होता है कि पल्मोनरी कैपिलरीज का जो वेन होता है, वेसल्स होता है, उसमें डायलेशन हो जाता है। और हेमोप्टाइसिस इट इज़ ब्लड विथ कफ, कफ के साथ जो बलगम आता है, बलगम के साथ जो खून आता है उसे बोलते हैं हेमोप्टाइसिस। एंड दिस cheesy necrosis and Rasmussen's aneurysm hemoptysis. This expel out through cuff. So in TB patient cuff is more than 2 to 3 week। और यह जो कफ होता है वो एक्सपेल आउट होता है, और टीबी पेशेंट में कफ जो होता है 2 से 3 सप्ताह तक लगातार ही रहता है, कंटिन्यू रहता है। इन लेटर स्टेज कैल्शियम डिपॉजिट इन नेक्रोज्ड एरिया कॉल्ड कैल्सीफाइड नेक्रोसिस। जो लेट स्टेज में क्या होता है कि जो नेक्रोज्ड एरिया होता है, चीसी नेक्रोसिस, जहाँ पे चीसी नेक्रोसिस बनता है, वहाँ पे जो कैल्शियम जो होता है वहाँ पे जाकर के डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण जो डिक्रीज होने लगता है लंग्स का कॉम्प्लियंसी, जो स्ट्रेचिंग पावर होता है, जो एक्सपेल्ड आउट इनहेल एंड एक्सेल होता है, वो स्ट्रेचिंग पावर ये होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण साइनोसिस एंड डेथ हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सबसे पहले जो होता है कफ मोर देन 2 to 3 वीक। कफ जो होता है वो 2 से 3 सप्ताह तक कंटिन्यू रहता है, परसिस्टेंट रहता है। एंड सेकेंड वन इज उस व्यक्ति को वेट लॉस होने का शिकायत रहता है, नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर रहता है। एंड अदर साइन एंड सिम्टम्स का बात करें तो नोज अनरोक्सिया, भूख नहीं लगने का शिकायत रहता है, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, वीकनेस, हेमोप्टाइसिस, एनीमिया एंड साइनोसिस हमें देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोसिस का बात करें तो हिस्ट्री टेकिंग, हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि कब से कब है, कब से नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। कंफर्म जो डायग्नोसिस है हमारे ट्यूबरकुलोसिस का वो होने वाला है स्पुटम कल्चर। इसका जो होता है स्पुटम कल्चर का, इसका हम लोग 2 सैंपल लेते हैं। फर्स्ट जो जब क्लाइंट आते हैं उस टाइम लिया जाता है, एंड सेकेंड वन इस मॉर्निंग में सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सीवीनाथ टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी किया जाता है। टिश्यू का बायोप्सी भी किया जाता है। एक्सरे में टीबी पेशेंट का जो जब हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हमें बोन कॉम्प्लेक्स एक सीन होता है, मिलता है। ब्लड टेस्ट में सीबीसी में अगर हम देखें तो आरबीसी डिक्रीज रहता है, मोनोसाइट्स इंक्रीज, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज रहते हैं। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में सबसे पहले करते हैं हम लोग बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाते हैं। एंड सेकेंड वन इज अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। मेडिकल मैनेजमेंट में इसका तो एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 milligram per kg of body weight per day। And second one is isoniazid 300 milligram per day, rifampicin 10 milligram per kg of body weight per day, pyrazinamide 15 to 13 milligram per kg of body weight per day, ethambutol 15 to 25 milligram per kg of body weight per day। It is first line anti-tuberculosis agent है। एंड सेकेंड वन इज एंटी-ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एनाल्जेसिक से जैसे डेक्लोफेनस DECLOFE डेक्लोफेनस। एंड ब्रोंकोडाइलेटर दिया जाता है, जो भी मतलब कफ रहता है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर का यूज़ किया जाता है। कफ सिरप कोई भी, एग्जाम्पल साल्बुटामोल।
साल्बुटामोल। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया जाता है। एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लिकेशंस। ट्यूबरक्लोसिस का कॉम्प्लिकेशन में प्लूरल इफ्यूजन, लीवर और किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्पाइनल पेन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ETC हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो में अगर आप सभी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।